जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है गति वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने जो है गति और गति के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोग जो है गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग को पहला पढ़ना है तो दूरी किसे कहते हैं। देखिए, किसी वस्तु द्वारा जो तय की गई होती है संपूर्ण पथ की लंबाई, वही क्या कहलाती है? दूरी। तो दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसके बाद जो आता है, देखिए इसका जो मात्रक है वो होता है मीटर, और दूसरा जो है इसमें वो होता है विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं? मान लीजिए यह एक स्थान A है और यह एक स्थान B है। A से B तक जाने के 3 मार्ग हैं। ये मान लीजिए मार्ग 1 है और यह मार्ग 2 है, और इधर से जाने के मार्ग 3 है, और यह क्रमशः अलग अलग इनकी दूरियां हैं। मान लीजिए अगर मार्ग 2 से जाते हैं तो ये 5 किलोमीटर है, और यह 3 किलोमीटर है, और यह मान लीजिए 7 किलोमीटर है। तो अगर कोई व्यक्ति A से B तक अगर मार्ग जो है 2 से जाता है तो उसे 5 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, और अगर वह मार्ग 1 से A से B तक जाता है तो उसे 3 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, और मार्ग 3 से अगर कोई व्यक्ति A से B तक जाता है तो उसे 7 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, अलग अलग मार्ग पर जब वस्तु चल रही है तो उसकी दूरियां क्या हो जा रही हैं? अलग अलग हो जा रही हैं। जबकि विस्थापन तीनों ही अवस्थाओं में इसका जो विस्थापन होगा वह 3 किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए किन्हीं दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से A से B तक में हम देखते हैं इन तीनों में सबसे न्यूनतम दूरी कौन है? A से B तक जाने में तो सबसे न्यूनतम दूरी है हमारा 3 किलोमीटर। तो इसलिए इन तीनों में जो इसका विस्थापन होगा 3 किलोमीटर होगा। अब कह सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है मार्ग 2 से जो है इस प्रकार B पर पहुंचा, और पुनः B के बाद जो है मार्ग 3 से पुनः A पर वापस आ गया। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? देखिए 5 किलोमीटर मार्ग 2 से, और B पर पहुंचने के बाद 7 किलोमीटर मार्ग 3 से तय किया, तो इसकी कुल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी होगी इसकी 5 + 7 यानी 7 × 5 = 12 किलोमीटर। लेकिन इसका विस्थापन जो होगा, कुल विस्थापन वो हो जाएगा, देखिए A से चलना प्रारंभ किया और B तक पहुंचा, और पुनः मार्ग 3 से पुनः A पर पहुंच गया। तो वस्तु जहां पर थी वहीं पर क्या हो गई? पुनः पहुंच गई। इसलिए इसका जो विस्थापन होगा वह क्या होगा? 0 होगा। तो ये हो जाएगा, कितना होगा? 0। विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। तो आपको समझ में आएगा कि विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जबकि दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया? विस्थापन, जब कोई व्यक्ति है A से मार्ग 2 से B पर जाता है, पुनः मार्ग 3 से A पर वापस लौट आता है, तो इस घटना में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 12 किलोमीटर है, जबकि विस्थापन हमारा क्या है? 0 है। तो हम विस्थापन की परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? और दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? समान होता है। इसका जो SI मात्रक होता है या MKS पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। तो हम लोग यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं। नोट में एक चीज़ आप लिख लीजिए कि दूरी एवं विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। बस इतना समझ लिए, जो दूरी का मात्रक है वही विस्थापन। देखिए दूरी और विस्थापन में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर आपको समझना है कि किसी भी निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है वही क्या होती है? विस्थापन होती है। और यहाँ एक चीज़ और रखना है कि विस्थापन एक प्रकार का कैसी राशि है? सदिश राशि होती है, जबकि दूरी एक प्रकार की कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है।
अदिश राशि देखिए, दिशा और परिणाम के आधार पर राशियों को भौतिक राशियों को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम ही काफ़ी होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ऐसी राशियों को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जबकि किसी राशि को व्यक्त करने के लिए यदि दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता पड़े तो ऐसी राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। तो इस प्रकार दूरी और विस्थापन में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं जिनको हम लोग लिख लेते हैं। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो दूरी और विस्थापन में देखिए कुछ अंतर है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। इधर एक तरफ लिख लीजिए दूरी, एक तरफ लिखिए आप विस्थापन। दूरी हम लोग जानते हैं कैसी राशि है, एक प्रकार का अदिश राशि है, और विस्थापन कैसी राशि है, एक प्रकार की सदिश राशि है। तो इसमें लिख सकते हैं आप दूरी एक प्रकार क्या है, अदिश राशि है। तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और यह कैसी है राशि है, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। कहने किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अब हम लोग अगर इसका दूसरा अंतर देखते हैं इसमें, तो दूसरा अंतर क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। दूसरा अंतर होता है दूरी में, इस प्रकार दूरी विस्थापन लिख सकते हैं। जो दूरी में अंतर है वो क्या होता है, यह किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच का निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह संपूर्ण पथ की लंबाई होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह किसी वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई होती है। और यह क्या होती है, यह जो होती है किन्हीं दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो कह सकते हैं यह किसी वस्तु द्वारा तय की गई किन्हीं दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी होती है। और क्या अंतर है इसमें इन दोनों में, देखिए दूरी जो होती है सदैव धनात्मक होती है। अब ए से जो होती है बी तक जाइए तो 5 किलोमीटर, और पुनः बी से हम लोग अगर ए पर लौटे तो 7 किलोमीटर, यानी कुल दूरी कितनी हुई 7 5 12, जो कि धनात्मक राशि है। और विस्थापन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं दूरी सदैव कैसा राशि होता है, धनात्मक होता है। और विस्थापन कैसा होता है, 0, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं दूरी में कि यह सदैव धनात्मक होता है। सदैव धनात्मक होता है। और यह क्या होता है, यह सदैव धनात्मक होता है। और यह जो होता है यह 0, धनात्मक तथा ऋणात्मक तीनों होता है। तो इस प्रकार दूरी और विस्थापन में ये कुछ महत्वपूर्ण 3 अंतर हैं जिनको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इसके बाद देखिए आता है, इसके बाद है चाल। तो समझते हैं हम लोग चाल क्या होता है। देखिए जब कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो वह गति करते समय अगर वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यानी कुछ मार्ग की लंबाई तय करती है, तो उसको तय करने में उसे कुछ न कुछ समय लगता है।
तो जो वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई होता है और जो उसका समय उसमें लगा होता है, उसी का अनुपात क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। तो कह सकते हैं, एक स्पष्ट परिभाषा चाल की बोल सकते हैं हम लोग कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, माना क्या लिख सकते हैं? कोई वस्तु t समय में, माना कोई वस्तु t समय में यस दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगा? तो वस्तु की चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा क्या है? यस, और समय क्या है? टी। तो ये हो जाएगा चाल। मान लेते हैं चाल को हम लोग, मतलब दूरी को हम लोग डी से दर्शाते हैं, समय को टी से और दूरी को दूरी से, और चाल को स्पीड, चाल का स्पीड होता है तो मान लीजिए यस से दर्शाते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यस बराबर डी बटा टी, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। या इसे हिंदी में लिख सकते हैं आप, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हम लोग चाल की अगर मात्रक की बात करते हैं, चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक क्या होता है? हम लोग जानते हैं दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग लिख लेते हैं, चाल का मात्रक होगा, इसका जो एसआई मात्रक है एमकेएस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड होता है। तो लिख सकते हैं इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका जो एमकेएस पद्धति मात्रक है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाल के बाद जो हम लोगों का हेडिंग है वो पढ़ना है हमें वेग। तो आइए समझते हैं वेग, वेलोसिटी। देखिए वेग क्या होता है, आप लोग समझ जाइए कि जिस प्रकार से चाल होता है उसी प्रकार से वेग होता है। चाल बराबर क्या होता है? समय। चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो कहने का मतलब है कि वहाँ क्या था, किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई और हम उस लंबाई को तय करने में लगा समय का अनुपात जो होता था वस्तु की चाल होता है। इसी प्रकार जो वेग है वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन और उस विस्थापन को तय करने में लगा समय का जो अनुपात होता है वो किसी वस्तु का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो वेग किसे कह सकते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का क्या कहते हैं? वेग। या किसी वस्तु द्वारा, अब देखिए जब विस्थापन बोलेंगे तो दूरी शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, और दूरी शब्द अगर प्रयोग करते हैं वेग के संदर्भ में तो हमें लिखना होगा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो वेग की परिभाषा आप दो तरीके से दे सकते हैं। पहला, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। दूसरा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। तो जब विस्थापन लिए तो हमको सिर्फ विस्थापन बोल देना है, लेकिन अगर दूरी शब्द प्रयोग करते हैं तो किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी परिभाषा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? तो वेग की परिभाषा हम दो प्रकार से दे सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं, या किसी वस्तु द्वारा तय किए गए एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी वस्तु का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो यहाँ वेग की परिभाषा दे सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर कोई वस्तु टी समय में जो होता है विस्थापित यश होती है तो उसका वेग क्या होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं, माना यदि कोई वस्तु टी समय में यश विस्थापन तय करती है तो वस्तु का
वेग v बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, v बराबर लिख सकते हैं यस बटा टी। अब हम लोग जानते हैं विस्थापन चूंकि एक प्रकार का सदिश राशि है और सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर जो होता है हम एरो का निशान यानी तीर का निशान लगा के व्यक्त करते हैं। सदिश राशि को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, तीर के निशान से व्यक्त करते हैं। जो ये दिशा होती है, जो बाण का जो शीर्ष होता है, यह जो होता है यह इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है और इसकी जो लंबाई होती है वह सदिश राशि के परिणाम को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से हम किसी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तीर का निशान का प्रयोग करते हैं। तो जब विस्थापन एक प्रकार का सदिश राशि है तो इस प्रकार से वेग भी एक प्रकार का कैसे राशि हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। तो अतः वेग बराबर जो हमारा सूत्र हो जाता है वो हो जाता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब हम लोग जानते हैं इसका जो मात्रक, विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो कहने का मतलब है वेग का भी मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक, तो लिख लेते हैं इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कहने का मतलब है वेग और चाल का मात्रक क्या होता है, समान होता है। अब इसके बाद हम लोग को ये समझना है कि वेग और चाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण अंतर होती हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, तो यहाँ हम लोग का जो हेडिंग है वो है चाल तथा वेग में अंतर। लिख लेते हैं चाल तथा वेग में अंतर। एक तरफ लिखेंगे चाल और दूसरी तरफ लिखेंगे वेग। तो हम लोग समझते हैं चाल तथा वेग में क्या अंतर होता है। देखिए, चाल जो होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती है। और वेग क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी। तो हम लोग लिख लेते हैं किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, वेग होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं चाल जो है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी होती है और जो वेग होता है वह किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है। दूसरा अंतर जो होता है, चाल हम लोग जानते हैं कैसा होता है, एक अदिश राशि है। तो हम लोग लिख लेते हैं चाल एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि होती है जबकि वेग एक सदिश राशि होती है। तो लिख लेते हैं वेग एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। और जो चाल में क्या होता है, हम और अंतर क्या लिख सकते हैं, चाल में जो चाल होता है वह शून्य हो सकता है, ठीक है, और धनात्मक हो सकता है। लेकिन वेग कभी भी क्या होता है, मतलब वेग तीनों हो सकता है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से तीसरा में चाल सदैव धनात्मक होता है और जो वेग होता है वो क्या होता है,
वेग क्या होता है? वेग शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक तीनों होता है। चाल और वेग में तीन अंतर है जो कि महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर सकते हैं।